ओके, तो 31 जनवरी से देखेंगे करंट अफेयर्स को। सबसे पहला है, ये निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया में सबसे अच्छे लोग होते हैं। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया था ये कथन। अब देखिए, इसको रखने का पर्पस ये है कि अगर कोई बीपीएससी का पेपर देने वाले होंगे 70वीं या 71वीं मेंस वगैरह, तो उसमें निबंध का सेक्शन रहता है, वहां ये काम आता है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो बात करते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में। सबसे पहले तो अब्राहम लिंकन कौन थे? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट थे, 16वें राष्ट्रपति थे। क्रम याद रखिएगा, 16वें राष्ट्रपति थे। इसके अलावा अमेरिका के जो बेहतरीन राष्ट्रपति रहे हैं उसकी सूची में अगर आप बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आते हैं। टाइम्स पत्रिका है, उसके द्वारा एक सूची जारी की गई थी, तो उसमें जो है ये सेकेंड नंबर पे आए थे। अब देखिए, ये जो प्रेसिडेंट हैं 16वें क्रम के अब्राहम लिंकन, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता कर लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है इनका काफी बड़ा योगदान रहा है, और इवन अमेरिकन हिस्ट्री में भी। क्या रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो राष्ट्रपति हैं ये 1861 से 1865 के आसपास राष्ट्रपति रहे थे, और उस समय अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध किनके किनके बीच चल रहा था? तो अमेरिका के जो नेटिव इंडियंस थे, मतलब कि अमेरिका के जो मूल रहने वाले लोग थे, उनके बीच। इसके अलावा जो वहां पे आके बसे थे लोग, जो प्रवासी वहां बसे थे, उनके बीच। तो उन दोनों के बीच जो है गृह युद्ध चल रहा था, तो उसको खत्म करने का जो है काम ये अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। इसलिए इतिहास में जो है इनको काफी मतलब इज्जत से जो है इनका नाम लिया जाता है। दूसरी चीज क्या है, अमेरिका में जो दास प्रथा थी उसका भी समापन जो है इनके कार्यकाल में हुआ, और कह सकते हैं कि अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा योगदान था उस दास प्रथा को खत्म करने में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक फैक्ट और मैंने एडिशनल ऐड कर दिया है कि आपको अगर अब्राहम लिंकन की महानता या इसके बारे में और जानने की जरूरत हो, महसूस हो कभी, तो उनके द्वारा ना एक लेटर लिखा गया था अपने बेटे के स्कूल टीचर को। ठीक है, तो लेटर टू द स्कूल टीचर ये बहुत ही फेमस है। जैसे आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू का जो है ना चिट्ठी, जो वो इंदिरा गांधी को लिखते थे, वो जिस तरीके से फेमस है, उसी तरीके से अमेरिकन हिस्ट्री में लेटर टू द स्कूल टीचर जो है ना बहुत फेमस है। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया था अपने बेटे के प्रिंसिपल को। तो आप लोगों को टाइम मिले तो गूगल पे कभी इसको सर्च करके देखिएगा। इसके अलावा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे तो उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, और 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका ने स्वयं को ब्रिटिश के उपनिवेश से आजाद घोषित किया था। इसीलिए 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। आप लोग ये बताएंगे कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये वॉशिंगटन तो आप लोगों को पता है कि इनके नाम से वॉशिंगटन लिया गया, जॉर्ज वॉशिंगटन से। ये डीसी क्या है? डीसी का पूरा नाम पता है आपको क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है ना। तो वॉशिंगटन तो इनके प्रेसिडेंट के नाम से लिया गया, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो ये वॉशिंगटन डीसी याद रखिएगा। अच्छा, ये वॉशिंगटन डीसी है कहाँ? तो अगर मैं आपको एक रफ इमेज बना के दूं इस तरीके से, नॉर्थ अमेरिका की, ऊपर में कनाडा है, यहाँ पे अमेरिका है, यूएसए, और नीचे मैक्सिको है। तो यहीं पे जो है ना वॉशिंगटन डीसी है, ईस्टर्न कोस्ट पे, यानी पूर्वी जो तट है उस पे वॉशिंगटन डीसी पड़ता है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है वॉशिंगटन डीसी कहाँ है। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ये हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, इसलिए इसको स्किप करेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि क्वांटम प्रौद्योगिकी जो है ना वो अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है, तो उससे जुड़ा हुआ जो है न्यूज आर्टिकल छपता रहता है। हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि क्वांटम क्या है। क्वांटम शब्द जो है हम लोग इसको किस फील्ड में सुनते हैं? क्या ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है? क्या ये उससे जुड़ा, विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है? या फिर क्या ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्वांटम शब्द जो है ये किस विषय से जुड़ा हुआ है। बता सकते हैं आप लोग? बताइए, क्वांटम शब्द किस विषय से जुड़ा हुआ है? विज्ञान प्रौद्योगिकी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसमें भी अगर आप हम लोग कंप्यूटर्स की बात करेंगे, उसके प्रोसेसर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो हाई क्वालिटी कंप्यूटर्स होते हैं या जो भविष्य के कंप्यूटर्स होंगे वो कहीं ना कहीं क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। अच्छा, क्वांटम के यूनिट की बात कहा जाए तो क्वांटम का यूनिट पता है आपको? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मेमोरी, उसका यूनिट क्या होता है? बाइट होता है, बाइट। ठीक है, उसी तरीके से क्वांटम का क्या होता है यूनिट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्यूबिट याद रखिएगा, क्यूबिट। ठीक है, क्यूबिट, क्यू से क्वांटम और बिट से, तो बिट पता ही होगा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछ चुका है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यूबिट पता होना। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनका नाम है गोर्डन ब्राउन। तो इन्होंने बोला है कि वैश्विक चुनौतियों से हम खुद को अलग नहीं कर सकते, यानी कह रहेंगे कि जो दौर है अभी वर्तमान का समय है ये ग्लोबलाइजेशन का है ना, यानी एक जगह दुनिया में कहीं पर कोई घटना घटित होगी तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दूसरे विश्व के दूसरे छोर पे भी जरूर होगा। तो यही बात ये कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों से हम दूर नहीं रख सकते खुद को। तो अभी वर्तमान में जो ट्रंप के द्वारा जो बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जा करना हो, या फिर ग्रीनलैंड पे अधिकार करने की बात हो, या फिर बहुत सारे संगठनों से बाहर निकलने, 66 संगठनों से निकलने की बात किए हैं, तो इसका असर जो है पूरी दुनिया पे पड़ेगा। उसी के बारे में ये पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ठीक, अब हम लोग इसको थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। तो अब बात करेंगे अभी वर्तमान में यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं किम स्टारमर, और ये लेबर पार्टी से हैं। अब ये लेबर पार्टी मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले मैंने नहीं बताया था, लेकिन चूंकि आप लोगों को आप किम स्टारमर का नाम याद हो गया होगा, तो आप उनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा, कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब ये पार्टी इसलिए फेमस है क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय भी इसी पार्टी की सरकार थी। ठीक है, लेबर पार्टी की ही सरकार थी। बता सकते हैं 1947 में कौन थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के? लॉर्ड पाल्मस्टन। नहीं, पाल्मस्टन तो नहीं थे। अच्छा, एटली थे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लेबर पार्टी याद रखिएगा। इसके अलावा इससे पहले जो है वहां पे ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की। ठीक है, अब कंजर्वेटिव पार्टी में आप लोगों ने ऋषि सुनक का नाम सुना होगा, वो भारतीय मूल के हैं, वो वहां के प्रधानमंत्री थे। लेकिन इनकी जब चुनाव हुआ तो कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी जो है वो जीत गई थी। और लेबर पार्टी जीती है तो ऐसा वैसा जीत नहीं जीता है, 400 से अधिक सीट जीता था वो। तो पेपर में उस समय आर्टिकल्स भी छपते थे कि भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने बोला था कि अब की बार 400 पार, लेकिन इनको सीट बहुत कम मिला है ना, 250 के आसपास। वहीं लेबर पार्टी जो है इसको 400 सीट मिल गया। तो एक जो है कह सकते हैं ना कि मजाक उड़ाते हुए पेपर में छापा गया था। तो याद रखिएगा लेबर पार्टी है, 400 सीट से ज्यादा वो जीती थी। इसके अलावा लेबर पार्टी से जुड़ा हुआ मैं एक फैक्ट और बता देता हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी कौन है वहां के प्राइम मिनिस्टर? एंथनी अल्बनीज है, एंथनी अल्बनीज, और वो भी जो है ना लेबर पार्टी के ही हैं। तो लेबर पार्टी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में ही है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है। ठीक है, तो लेबर पार्टी याद रखिएगा। अच्छा, ये लेबर पार्टी, अगर लेबर को हम लोग हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे? लेबर का मतलब क्या होगा? मजदूर, श्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, श्रमिक। ठीक है, अब देखिए ये हर जगह आपको ये लेबर पार्टी क्यों मिल रहा है? ब्रिटेन में भी मिल रहा है, कनाडा में भी मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहा है। इसका कारण ये है कि अगर आप कार्ल मार्क्स का नाम सुने होंगे, कार्ल मार्क्स एक विचारक रहे थे। ठीक है, उनके द्वारा जो है ना पूरी दुनिया में पहले सिर्फ कैपिटलिज्म चलता था, पूंजीवाद चलता था। लेकिन जब कार्ल मार्क्स आए तो उन्होंने एक विचार दिया कि दुनिया जो है ना वो कैपिटलिज्म यानी सिर्फ अमीर लोगों के कारण ही नहीं चलेगा, बल्कि लेबर लोगों के कारण चलना चाहिए। ठीक है, तो वहां से जो है लेबर्स के अधिकारों की बात शुरू हुई कार्ल मार्क्स के उद्धरण के बाद। जब लेबर्स की बात शुरू हुई तो दुनिया के अलग अलग देशों में देखा जाने लगा कि वहां पे नहीं रही है और आवाज ब्रेक कर रहा है। क्या सब लोगों को ये दिक्कत आ रही है? नहीं सर, इधर तो सही चल रहा है, उनका शायद नेटवर्क दिक्कत। जिनको नहीं दिख रहा होगा एक बार एग्जिट करके फिर से एंट्री करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं ये बता रहा था कि जो लेबर पार्टी है ना आपको दुनिया के हर देश में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगी, अधिकांश देशों में। उसका कारण यही है कि कार्ल मार्क्स जब आए और जब उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया तो दुनिया दो धड़े में बट गई। कुछ लोग थे जो लेबर्स को सपोर्ट करने लगे और कुछ कैपिटलिस्ट वर्ग को। तो जो लोग लेबर्स को सपोर्ट करते थे उन लोगों ने मिलकर लेबर पार्टी बनाया। इसीलिए आपको ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी मिलती है, फ्रांस में भी मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, कनाडा में मिलती है और बहुत सारे देशों में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, आर्टिकल 21 जो है अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, उसके तहत ही जो है ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो होता है, मासिक धर्म जो होता है महिलाओं में, लड़कियों में, उसको जो है जीवन के अधिकार के तहत ही मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि ये जो महिलाओं में जो पीरियड्स होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है
उसको जो है आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार कहता है और इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं, जैसे इसमें आपको इसमें जो आपको पर्यावरण से संबंधित जो अधिकार है वो भी शामिल है। इसके अलावा फ्रीली इधर उधर घूमने की जो है बात, एक देश से दूसरे देश जाने की बात, ये सब जो है आपको जीवन के अधिकार के अंदर आती है। स्वच्छ पर्यावरण का, स्वच्छ वायु का, है कि नहीं। 10 बजे के बाद जो आप देखते होंगे कि बहुत सारे शहरों में जो स्पीकर है उसको बजाना डिसअलाउ करता है, मना कर देता है। उसका कारण क्या है? वो जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको जीवन के अधिकार के अंतर आता है और इसी में जो है ये पीरियड्स जो है उसको भी शामिल कर दिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बहुत बेहतरीन चीजें भी बताई हैं। ठीक है, तो पहला तो ये बोला कि इस पे जो है हमारी जो परंपरागत सोच है, कंजर्वेटिव सोच है हमारी, जिसको हम लोग ये मासिक धर्म को हीनता के साथ देखते हैं, बल्कि हीनता नहीं, एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी बात क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि इस पे खुलकर बात होनी चाहिए, है ना। जब कभी भी हम लोग देखते होंगे कि दुकानों में जब कभी भी कोई व्यक्ति या कोई महिला जब पीरियड्स के लिए वो सैनिटरी पैड खरीदने जाती है तो उसको कई बार छुपा के दिया जाता है, पेपर में लपेट के या काली पन्नी में। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि इसमें इस तरीके की कोई चीज नहीं है जिसको छुपा के ले जाइए, समाज में इस पे बात होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज क्या कह रहा है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, वहां पर फ्री में या बहुत सस्ते रेट पर जो है सैनिटरी पैड अवेलेबल होना चाहिए। इतना ही नहीं, इसको निष्पादन करने के लिए, इसका मतलब यूज करने के बाद इसको निरस्त करने के लिए भी एक प्रभावी कदम जो है वहां पे सरकार को उठाना चाहिए। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं। अब यहां से मैं आपको ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं। कह रहा है कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं, सहज जैविक प्रक्रिया है। इसके बावजूद इसे शर्म, संदेह और अपमान से जोड़ा जाता है। एक लड़की से उम्मीद की जाती है कि वह पीरियड्स के दर्द को बताए नहीं, सहन करे। ऐसी परंपराएं आज भी जीवित हैं, जहां मासिक धर्म से गुजर रही महिला को अलग थलग रहना पड़ता है। सदियों से यह बात बैठा दी गई है कि उन्हें पीरियड्स पर बात नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को संवैधानिक अधिकार बताकर इसी संकोच को तोड़ने की कोशिश की है। जब छात्राएं स्कूल में बिना झिझक के सैनिटरी नैपकिन मांग सकेंगी तो परिवर्तन समाज में भी दिखेगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। देखिए, इतना बताने की जरूरत नहीं थी, बट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज जब मौलिक अधिकारों में शामिल होता है तो हाल फिलहाल के एग्जाम में देखा गया है कि घुमा फिरा के वो पूछता है। तो अगर हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो वो आपको रिकॉल होगा ये चीज। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 में इसको शामिल कर गया है, याद रखिएगा। अब फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये संविधान के किस भाग में आता है आप लोग बताएंगे? 3 में। कहां से लिया गया है इसको? अमेरिका से। कौन से अनुच्छेद से लिया गया है? 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 में क्या है? तो 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद 14 की बात करेंगे, 14 से लेकर 18 तक, तो ये समानता की बात करता है, समानता। उसके बाद 19 से लेकर हम लोग 22 की बात करेंगे तो इसमें जो है स्वतंत्रता की बातें की गई हैं, समानता फिर स्वतंत्रता। फिर हम लोग 23 और 24 की बात करेंगे तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की गई है। फिर 25 से लेकर 28 तक की बातें करेंगे तो इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। फिर 29 और 30 की बात करेंगे तो इसमें जो है जितने भी पिछड़े वर्ग होते हैं, जितने भी माइनॉरिटीज होते हैं, उनके शैक्षणिक और धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसको संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो आप बताइए 32 में क्या है? 32 बहुत अच्छा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार थे। आपको पार्ट पता है कहां से लिए हैं ये भी मत पता है, अनुच्छेद भी पता है। अच्छा, बोरोड अमेरिका पता चली गया। जब संविधान बना था ना उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक जो था अनुच्छेद उसको हटा दिया गया और उसको जो कि संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसको हटाकर कहाँ डाला गया है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 का क। 300 के क में। ठीक, और 6 जो अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, मेंस पर्पस से और निबंध के बारे में है, तो बाद में देखेंगे इसको। आगे चलते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। एक ध्रुवीय अमेरिका के जिद के दुष्प्रभाव। तो अमेरिका जो अभी देखते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जब से आए हैं और उनके द्वारा जो भी नई नीतियां ले आई जा रही हैं उसका विश्व के अलग अलग देशों में प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 1-2 नाम आ गया, मैं यहाँ और भी चीजें थी तो यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहला ये वेनेजुएला के जो है
राष्ट्रपति, उनको कैप्चर कर लिया गया था अमेरिकी जो नेशनल गार्ड्स हैं उसके द्वारा। तो कौन थे, उनका नाम बताइए। मादुरो। निकोलस मादुरो थे, बहुत बढ़िया। अच्छा, वेनेजुएला का तो समझ में आएगा कि क्यों कब्जा करना चाहता है अमेरिका, क्योंकि वहां पे पेट्रोलियम का भंडार है। ठीक है, अब हम लोग ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ग्रीनलैंड जो है अभी वर्तमान में किस देश के प्रशासनिक अधिकार के अंदर आता है? डेनमार्क। डेनमार्क, बहुत अच्छा। डेनमार्क किस महादेश में है, किस महाद्वीप में? यूरोप। यूरोपीय, हाँ, देखिए यहाँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, क्योंकि मैप में जब देखेंगे ग्रीनलैंड को तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका से सटा हुआ दिखेगा, लेकिन ये डेनमार्क जो है ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है और इसका अधिकार ग्रीनलैंड पे है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये न्यूज क्या है ये समझिए। ये इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस ये यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र जो है उसके महासचिव हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं। इनके द्वारा जो है अभी भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार समझौता जो है उसके बारे में इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए कह रहे हैं कि दुनिया जो है ना उसको कभी भी एक ध्रुवीय नहीं होनी चाहिए, कई शक्तियां होनी चाहिए दुनिया में। ठीक है, तो उसी को लेकर जो है ये पॉजिटिव बातें कहते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस। ये कौन है? तो ये महासचिव है। अच्छा, ये बताइए कि अभी 80th जो महासभा हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की है? 80वीं जो महासभा हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की है? एना लेना बारबॉक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ। कहाँ की है ये बताइए, कहाँ की रहने वाली थी ये? जर्मनी की विदेश मंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, ये सब याद रखना होता है। ये जर्मनी की विदेश मंत्री रह चुकी थी, उनको ही 80वीं जो महासभा हुई थी उसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। ठीक, अब जब हम लोग यूनाइटेड नेशंस बात कर रहे हैं तो यहाँ से हर एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस कब बनता है? तो ये 1945 में बनता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके 6 बॉडीज हैं, इसके 6 अंग हैं यूनाइटेड नेशंस के। पहला है जनरल असेंबली जिसको महासभा कहते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। इस सुरक्षा परिषद में 5 ऐसे देश हैं जो परमानेंट हैं, इसको परमानेंट 5 कहा जाता है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो ये है आपको अमेरिका, रसिया, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, उसके बाद तीसरा बॉडी है आर्थिक सामाजिक परिषद, इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क में। फिर है न्यास परिषद, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। 5वां है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, इकलौता ऐसा यूनाइटेड नेशंस का बॉडी है जो न्यूयॉर्क अमेरिका में नहीं है, ये नीदरलैंड हेग में है। ठीक है, और अंत में आता है यूनाइटेड नेशंस का सचिवालय, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। तो ये हमारे यूनाइटेड नेशंस के 6 बॉडीज हो गए। इसके अलावा हम लोग यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो 6 भाषा जो है 7 भाषाएं जो है इसमें शामिल की गई हैं। 1 2 3 4 5 6 भाषा है, माफ कीजिएगा 6 भाषा है। तो पहला है चीनी भाषा जिसको मंदारिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है अरबी, तीसरा है इंग्लिश, चौथा है फ्रेंच, छठा है रशियन और मतलब भाई एक सेकंड, पहला है मंदारिन, दूसरा है अरबी, तीसरा है इंग्लिश, चौथा है फ्रेंच, 5वां है रशियन और छठा है स्पेनिश। ये 6 भाषा जो है आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कहीं पे। अभी मैं एग्जाम का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी जब रिसर्च कर रहा था तो उसमें देखा था कि इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा भी गया था। शायद ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया हो, अगर आप लोगों को याद हो तो बता भी सकते हैं। सबसे अभी लेटेस्ट कौन सा भाषा जोड़ा गया है? ये चीनी जोड़ा गया है। ठीक है, मंदारिन। लेकिन लेटेस्ट स्पेनिश था ना सर? पता नहीं, इसको आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो चीनी है। चीनी पहले से था सर, स्पेनिश पहले से ना? अच्छा, हो सकता है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ओके। तो ये देखिएगा, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस के 6 पार्ट कौन कौन से हैं। हेडक्वार्टर एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वाला ही अलग है, बाकी 6 भाषा कौन कौन से हैं ये देख लेना है, और परमानेंट 5 मेंबर्स कौन है इसको भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इनका नाम क्या था बताइए, ये फोटो में कौन थे? एंटोनियो गुतेरेस। बिल्कुल, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। ठीक है, पुर्तगाल के प्रेसिडेंट रह चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने ये मोइनुल हक स्टेडियम का नाम सुना होगा, कहाँ पे है ये बताइए? पटना में। पटना में है। ठीक है, बहुत फेमस है, पटना बिहार के लोगों को तो पता ही होगा। अब ये मोइनुल हक स्टेडियम को जो है ना उसको फिर से पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए 498 लगभग 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोइनुल हक इंपॉर्टेंट है। मोइनुल हक की बात करेंगे तो ये 1897 में इनका जन्म होता है, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम में तो बिहार के अग्रणी नेता रहे ही, ठीक है। 1935 से लेकर 1955 तक ये बिहार नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे, ठीक है। तो जब हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, बिहार हिस्ट्री, तो उसमें हम लोग देखेंगे इनके बारे में डिटेल में। अभी बस याद रखिएगा कि ये स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से थे ही, इसके अलावा ये नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइए तो? वर्तमान में पीटी उषा, ठीक है। अच्छा, विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अध्यक्ष कौन है बताइए? क्रिस्टी कोवेंट्री, बहुत अच्छा, ये जिम्बाब्वे की हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे मोइनुल हक है ना, ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, आजादी के आसपास रहे थे। तो इसीलिए आप गौर कीजिएगा कि वैसे तो बिहार से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो इन्हीं के नाम पे स्टेडियम का नाम क्यों पड़ा? तो इसका एक कारण ये भी है क्योंकि ये शुरुआत में खेल से जुड़े हुए रहे, ठीक है। तो इसलिए इनके नाम से ही मोइनुल हक स्टेडियम का नाम पड़ा है। इसके अलावा इनको पद्मश्री दिया गया था 1970 में। अब देखिए, मोइनुल हक स्टेडियम तो हमारा क्लियर हो ही गया है। अब हम लोग राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, क्योंकि राजगीर को आप गौर करेंगे तो बिहार सरकार ने एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया है, ठीक है। तो राजगीर में आपको पता होगा कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है ना। इसके अलावा हॉकी स्टेडियम बना था जिसमें महिला एशिया कप खेला गया, पुरुष एशिया कप खेला गया था। तो इस हिसाब से आप राजगीर भी याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। जी सर, बोलिए ना। बोल रहे थे सर, ये मोइनुल हक और मजरूल हक में डिफरेंस है ना? कह सकते हैं भाई, नाम में कहीं कहीं सिमिलैरिटी ही मिलता है। मजरूल हक अलग है, मोइनुल हक अलग है। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं सर, हमको स्लेट आउट हो रहा है। ओके, क्योंकि मजरूल हक के बारे में पढ़े हैं सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था बीपीएससी में। बिल्कुल, वो तो काफी फेमस। मजहरूल हक और मोइनुल हक अलग अलग इंसान है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि बिहार का जब इलेक्शन हो रहा था तो उस दौरान एक योजना थी जो काफी फेमस हुई थी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बहुत सारे जो कह सकते हैं कि एनालिस्ट थे, उनके द्वारा कहा भी गया था कि जो बिहार का इलेक्शन है ना, उसको पलटने में ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो 2 लाख महिलाओं को इसमें टारगेट किया गया था, बोला गया। और 2 लाख जो है ना पर पर्सन देने की बात की गई थी। उसमें से बहुत सारी महिलाओं को ये उसका पहला किस्त 10-10 हजार रुपया दे भी दिया गया था। तो अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उसका जो लेटेस्ट कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें बताया गया है कि 10-10 हजार रुपया दिया गया। अब उसका अगला चरण भी जो है, दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, ये सब भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अगला देखते हैं, ये देखिए 30 जनवरी को जो है मनाया जाता है महात्मा गांधी का शहादत दिवस। तो बापू टावर पता होगा, कहाँ है बापू टावर बताइए? पटना के गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में है, ठीक है। जी, और ये महात्मा गांधी के जो चीजें हैं उसको लेकर एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। तो इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। ये बनकर तैयार हो गया था ये 2 अक्टूबर 2024 को। और इसका जो है शिलान्यास यानी बनना शुरू हुआ था ये 2018 में। तो जब महात्मा गांधी के जन्म 150 वर्ष पूरे हुए थे ना, तब इसको बनने की बात हुई थी और ये 2024 में बनकर पूरा हो गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये बापू टावर है कहाँ? तो पटना सिर्फ नहीं याद रखना है, याद रखना है कि गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में। सर आगे चलते, जी बताए। गांधी मैदान के बगल में ना है बापू टावर? नहीं, गर्दनी बाग में है ये। अच्छा, बाबू सभागार है, सॉरी। हाँ, वो बापू सभागार, जी ठीक है, ओके। अच्छा, पटना में ना एक स्टैच्यू ऑफ विजडम लगाया गया है, बता सकते हैं किसका है वो? स्टैच्यू ऑफ विजडम, राजेंद्र प्रसाद। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। बिहार में 500 करोड़ के निवेश से चिप बनने की 3 यूनिट लगेगी। अब ये चिप किस चीज की लगेगी? तो सेमीकंडक्टर की लगेगी। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अभी लेटेस्ट जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें जो बिहार सेमीकंडक्टर मिशन जो है ना, उस नीति को हरी झंडी मिल गई है। तो अब बिहार में आप देखेंगे कि कुछ दिनों में जो है सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत सारे प्लांट स्थापित किए जाएंगे, ठीक। सेमीकंडक्टर क्या होता है बताइए तो?
एक एग्जांपल दे दीजिए, सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल दे दीजिए। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो आता है। ठीक है, बहुत अच्छा। सिलिकॉन है क्या सेमीकंडक्टर? सर सिलिकॉन है। ठीक है, और जर्मेनियम? जर्मेनियम है। बोरॉन है? बोरॉन? बोरॉन नहीं कह सकते हैं सर, बोरॉन कुछ खास प्रॉपर्टी जो है ना, जब उसको मतलब बढ़ाते हैं तब वो भी कभी कभी शो करता है। ठीक है, सिलिकॉन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब केमिस्ट्री देखेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। देखिए, एक ये रिपोर्ट आया है, बहुत अच्छा है। जो लोग भी थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं, मेंस वगैरह देने का कभी सोचे होंगे, तो उनके लिए ये सब आंकड़े इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही। क्या कह रहा है? शहर पीछे छूटा, गांव में बढ़ा शॉर्ट्स का क्रेज। ठीक है, शॉर्ट्स जो होते हैं ना, वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पे आते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2025। ठीक है, तो ये रिपोर्ट प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? तो नाम है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान में लगभग 95.8 करोड़ जो है यूजर जो है इंटरनेट के हैं। तो ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ा है, वर्तमान में लगभग 100 करोड़ पहुंचने वाला है। ठीक है, आप एक अनुमानित आंकड़ा मानेंगे तो 140 करोड़ के आसपास अगर भारत की आबादी है, तो उसका 95% लोग, मतलब 95 करोड़ लोग जो है उसमें से वो इंटरनेट यूज करते हैं। अच्छा, सबसे मजेदार बात ये है कि जितने ज्यादा लोग शहर में यूज नहीं करते हैं, उससे ज्यादा लोग गांव में यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण इंटरनेट यूजर्स की संख्या 57% है। ठीक है, ये 95.8 करोड़ में से इसके 57% लोग ऐसे हैं जो गांव में यूज करते हैं। उसके अलावा 38% अभी भी आबादी ऐसी है हमारी जो इंटरनेट यूज नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। हाँ, सिंपल मान के चलिए कि स्टेटमेंट अगर बना दे, ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट बना दे कि गांव में ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं कि शहर में, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा कि शहर में नहीं बल्कि गांव में करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये है राज्य में नदियों का अध्ययन करेगी 5 विशेषज्ञ टीम। क्या हुआ कि पिछले साल जब मानसून आई तो एक बहुत ही विचित्र चीजें देखी गई बिहार में। वो अटपटा था थोड़ा, ठीक है, नेचुरल इस तरह नहीं होता है कि एक ही क्षेत्र के 2 विभिन्न नदियों में असमान स्थिति देखने के लिए मिली। उस समय ये रिपोर्ट भी छपा था कि एक नदी था जो बाढ़ के कारण जो है बहुत ज्यादा पानी था उसमें, बाढ़ आ गया था उसमें, और उसके आसपास लगभग 20-30 किलोमीटर दूरी पर दूसरी नदी थी, उसमें पानी की अल्पता थी, वहां पे पानी नहीं था। म्यूट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, पानी की अल्पता थी। तो इसी सब चीजों को की जानकारी के लिए जो है ना, एक अध्ययन करने के लिए एक टीम गठित की गई है 5 विशेषज्ञों की। वो नदी की स्वास्थ्य को लेकर जो है अपना जानकारी मुहैया कराएगा, और उसके बाद जो भी उसका रिकमेंडेशन होगा, जो भी उनकी संस्तुति होगी, उस आधार पर नदियों को किस तरीके से जीवित रखा जाए उस पर बात किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है, थोड़ी देर से आगे आए बिहार का कई राज्यों से कड़ा मुकाबला। अब देखिए क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था कि अभी वर्तमान में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें सेमीकंडक्टर पॉलिसी को हरी झंडी दे दी गई। ठीक है, नाम क्या है? बिहार ने गुरुवार को राज्य कैबिनेट से अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, ये सब बताया गया है। ठीक है, अब ये बिहार के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बिहार की, अगर आप उत्तरी बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पानी की प्रचुरता है, और सेमीकंडक्टर जो है उसके लिए पानी महत्वपूर्ण चीजें हैं ना, पानी की उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। तो बिहार जो है अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो यहाँ पानी की कोई दिक्कत है नहीं। नॉर्थ बिहार में, कोसी बेल्ट में खास करके, तो यहाँ आपको बहुत सारे सेमीकंडक्टर प्लांट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? दिलीप जायसवाल है। ठीक है, बताइए तो अभी होम मिनिस्टर कौन है बिहार के? सम्राट चौधरी। वित्त मंत्री बताइए, वित्त मंत्री? सम्राट चौधरी नहीं, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी नहीं है। ठीक है, आप लोग चेक कीजिएगा, इसको देखना है, खुद से बताना है। दूसरा चीज बताइए, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार। ठीक है, और 18वें क्रम का विजेंद्र यादव है क्या सर? बिल्कुल, विजेंद्र प्रसाद यादव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि अभी जो चुनाव हुआ है उस चुनाव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा संख्या में सीटें किस पार्टी के द्वारा जीती गई थी, तो 89 सीट जो था ना, वो बीजेपी के द्वारा जीता गया था। ठीक है, फिर 85 के आसपास जेडीयू के द्वारा जीता गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए रालोसपा के द्वारा कितना जीता गया था, आइडिया है? 19 जीता गया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे विपक्ष को भी देख लेते हैं। राजद के बारे में बताइए, आरजेडी।
25 25। अच्छा, हम बताइए, हम पार्टी 5 5, और एक और है उनका कुशवाहा जी हैं, है हाँ ना? वही हम वही सोच लिए थे, वो 4 जीते हैं। जी, उनको 4 मिला है। तो देखिए, अब बताने का कारण क्या है ना, कि ये दोनों आप छोड़ दीजिए, आपको याद ही होगा। कई बार क्या होता है कि नीचे छोटे छोटे दल हैं, AIMIM जो है, इसका भी याद रखिएगा। ये किसका कितना जीता है? 6 सीट 6 जीता है, ठीक है। कांग्रेस जो है वो 5 जीता है। अब क्या होगा ना, आपको मिलान करने दे देगा तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम 5 है, ठीक है। उसके बाद वो कुशवाहा जी का है, वो 4 जीता। इस तरीके से ये याद रखना है, कम सीट वाला उसको मिलान करने के लिए दिया गया है, पूछा भी गया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना? आगे चलते हैं। सरकार ले सकती है 80,000 करोड़ का कर्ज, ठीक है। तो एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार सरकार जो है ना, वो 80,000 करोड़ तक का जो है ना कर्ज ले सकती है। यानी बिहार की जो अभी अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से इकोनॉमी अभी चल रही है बिहार की, तो इतना जो है वो कर्ज ले सकता है बिहार, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग बजट, अभी देखिए बजट भी आ जाएगा कल, ठीक है। तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे बजट कल परसों तो नहीं, लेकिन इस वीक में हम लोग किसी दिन देखेंगे, जब उसका एक बहुत अच्छा विश्लेषण तैयार हो जाएगा और सारे आंकड़े जब एक बार इकट्ठे हो जाएंगे तब देख लेंगे, ठीक। बजट में एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों ने FRBM एक्ट सुना है? FRBM एक्ट क्या होता है? FRBM एक्ट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है। ये 2002 में आया था। यानी किसी भी देश का या किसी भी अर्थव्यवस्था, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारत का फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा वो कितना हो सकता है, उसका जो है एक आंकड़ा दिया गया था। हुआ क्या था कि 2002 के आसपास जब सरकार परिवर्तित हुई है ना, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात करेंगे, 2002 में उनकी सरकार थी, तो उन्होंने एक कमेटी गठित की थी और फिर उस कमेटी का काम ये था कि पता करना कि एक कोई भी सरकार है ना, वो कितना लोन ले सकती है। होता ये था कि अगर आप लोगों को 1990 का दशक याद होगा, 1990 का, तो बहुत तेजी से सरकार बदलती थी, है ना। बहुत कम कम दिनों पे आप गौर करेंगे कि प्रधानमंत्री बदलते थे। तो उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी बहुत मतलब अच्छी स्थिति में नहीं थी। कोई भी नई सरकार आती थी, वो बहुत सारे वादे, लोक लोभावन नीतियां बना देती थी, बहुत सारा योजना बना देता था, लेकिन उसके लिए बजट, उसके लिए पैसा जो था वो मुहैया नहीं करा पाता था। तो वो क्या करता था, वो लोन ले लेता था। अब चूंकि सरकार जल्दी बदल जाती थी, तो वो लोन आने वाली सरकार पे तो भारी पड़ता था, क्योंकि लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। लोन तो सरकार का होता नहीं है, लोन देश का होता है। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो है एक समिति गठित की गई और समिति का रिकमेंडेशन है कि चाहे देश में कोई भी सरकार रहे, लेकिन वो कितना लोन ले सकता है, कितना फिजिकल डेफिसिट, कितना राजकोषीय घाटा उसका हो सकता है, इसको लेकर जो है एक आंकड़ा दिया गया था। तो वही जो है ना बाद में चलकर FRBM एक्ट के तहत जो है वो घोषित किया गया था। आप गौर करेंगे कि जब भी बजट आता है तो उसमें राजकोषीय घाटा इन सबको भी बताया जाता है, ठीक है। तो वो FRBM एक्ट के कारण ही होता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि बिहार में भी बहुत सारे राष्ट्रीय जलमार्ग बनने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना ये रिकमेंडेशन आएगी, उसके बाद इस पे बात चलेगा, तो तब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे बता भी दिया गया है कि कौन कौन से नदी पे होने वाला है। एक कर्मनासा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, सोन है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नदी हैं 5-6, उन सब पे जो है राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए नाम भी दिया गया है, गंगा है, गंडक है, कोसी है, घग्गर है, कर्मनासा है, पुनपुन है, सोन है। तो इन सब नदियों पर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग देखने के लिए मिल सकता है आपको। अगला न्यूज है विंग्स इंडिया। बताइए तो विंग्स इंडिया अभी हम लोगों ने बात किया था कुछ दिन पहले ही, कहाँ हो रहा था विंग्स इंडिया? किस राज्य में, कौन से? नहीं, कर्नाटक में नहीं था, हैदराबाद, बिल्कुल हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे था। और बेगमपेट, ठीक है। और कर्नाटक का ना एक कैंपगौड़ा एयरपोर्ट था, मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि इन दोनों को मिक्स नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो कर्नाटक का कैंपगौड़ा था और हैदराबाद का बेगमपेट था, ठीक। कैंपगौड़ा पता है कौन थे? कर्नाटक के ना, उनको संस्थापक कहा जाता है, वो कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। चंबल के बाद, चंबल पता है कहाँ पे है, किस राज्य में आप इसको देख सकते हैं? कौन कौन से राज्य में? MP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, UP, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है कि जो नदी है ना, चंबल नदी, ये तो यमुना की सहायक नदी है। अब ये नदी जो है वो घड़ियालों के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे घड़ियाल पाए जाते हैं। अब चंबल के बाद बिहार का जो गंडक नदी है ना,
वो घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे सुरक्षित बसेरा बन गया, यानी यहाँ बहुत सारे घड़ियाल पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे घड़ियालों की उपस्थिति के लिए जो सबसे बेहतरीन माहौल होता है वो यहाँ पर उपस्थित है। इस वजह से जो है घड़ियाल गंडक नदी पे पाए जाते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो याद रखिएगा कौन सी नदी है इससे जुड़ा हुआ, गंडक नदी। हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, कुछ जो रामसर साइट्स हैं उसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे, इसलिए मैप हम बना के ले आए थे। अगर आप ये यहाँ इस क्षेत्र की बात करेंगे जहाँ पे मैंने अभी पेन चलाया है, तो ये पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है। ठीक है, और यहीं पर सोन नदी पे घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में बनाया गया है, जिला याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना एक रामसर साइट भी बना है। ठीक है, रामसर स्थल, इसका नाम बता सकते हैं कोई, जो पश्चिम जी क्या बता रहे हैं, फिर से बताइए। उदयपुर। उदयपुर, बहुत बढ़िया है ना, उदयपुर। और यहीं पश्चिम चंपारण में ना एक नेशनल पार्क भी है, उसका नाम है VTR, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ बेगूसराय है, बेगूसराय में बताइए कौन सा होगा, कांवड़। कांवड़। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जमुई में दो है, नागी और नकटी। ठीक, यहाँ पे है बक्सर, बक्सर में कौन सा होगा बताइए, गोकुल। गोकुल जलाशय। ठीक है, और आप गोगाबिल जो बता रही हैं यहाँ का कटिहार। ठीक है, ओके। आप लोग माइक एक बार ठीक कर लीजिएगा, किन्हीं की आवाज है ना वो फंसती है। ओके, चलिए, तो इस मैप में हम लोगों ने देख लिया वो 6 रामसर साइट। यहाँ से निश्चित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे चलिए, ये देखिए नेपाल दिख रहा होगा, तो बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 7 जिले, 7 जिले। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ से 3 जिले सटते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। फिर झारखंड की बात करेंगे तो 8 जिले, और उत्तर प्रदेश के 8 जिले। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला अगर पूछे, सबसे पूर्वी जिला तो कौन सा होगा, किशनगंज। बहुत बढ़िया। और सबसे दक्षिणी जिला बोले तो गया। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बना सकता है, आपसे पूछ देगा कि कौन सा जिला है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, बता सकते हैं कोई, रोहतास। ठीक है, उसके बाद आपसे ये किशनगंज के बारे में कह देगा कि कौन सा जिला है जो नेपाल और बंगाल के साथ करता है। तो थोड़ा मैप का आइडिया रहता है तो पता चल जाता है। ठीक है ना, कौन से जिले में सोना पाया जाता है, जमुई। देखिए यहाँ पे है, इस जगह, यहाँ पे आपको बांका मिलेगा, बांका, और यहाँ पे भागलपुर। तो जब हम लोग बिहार के बारे में जब देखेंगे ना, यहाँ पे स्पेशली बिहार के क्वेश्चन, मतलब सारा बिहार यही क्लास में हम डील कर देंगे। कारण क्या है कि आप लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान ये सब पढ़ते हैं, लेकिन अभी नया ट्रेंड देखा गया है जिसमें बिहार से जुड़े बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका बिहार का ज्योग्राफी, उसका इतिहास, उसकी पॉलिटी जो है हम लोग यही क्लास में लाइव देखेंगे, नहीं यही याद भी करा देंगे हम आपको मैप यूज करके। ठीक है, तो बिहार अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा तो आपका वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आपको बोनस देके जाएगा एग्जाम में, बिहार से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये हैं हमारे आर्थिक सलाहकार, नाम बताइए इनका नाम क्या होगा, अभी वर्तमान में कौन है हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार, अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। ठीक है, तो ये यही है अनंत नागेश्वरन। अब जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे, वो इन्हीं की अध्यक्षता में, जो हमारे जो हेड होते हैं आर्थिक सलाहकार के, उनके ही नेतृत्व में आर्थिक सर्वेक्षण तैयार की जाती है। तो इस आर्टिकल में ना उनके द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था, उसी के वो एक प्रिंटेड फॉर्मेट में दिया गया है। तो उनसे कई बार पूछा गया कि अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि हमारी GDP 7.2% की रफ्तार से चलने वाली है, तो ये आंकड़ा क्या दर्शाता है, क्या ये सही में वास्तविक। म्यूट कर लेंगे आप लोग, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आता है। अभिषेक आप म्यूट कर लेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। जब आपको कहना होगा कुछ तो आप अनम्यूट करके बोलिएगा, ठीक है, हम टाइम देंगे आपको। तो उनके द्वारा बोला गया कि मतलब इकोनॉमिक सर्वे में बात आई 7.2% के रफ्तार से हमारी इकोनॉमी चलेगी। तो उस पर वो अपने पॉइंट रखते हैं कि क्यों 7.2% से क्यों आगे बढ़ेगी। इसके अलावा रोजगार विहीन हम लोग विकास कर रहे हैं, है ना, क्या ये 7.2 स्पीड से अगर हम लोग बढ़ेंगे चलेंगे तो क्या रोजगार सृजन भी होगा। फिर आय असमानता के बारे में बोलते हैं कि यहाँ देखा जा रहा है, एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि के शेप्ड चल रहा है, यानी अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस पे उनको बात करनी, मतलब उसके बारे में ये बात की है। ठीक है, राजकोषीय घाटा के बारे में बात किए हैं कि अभी मैंने आपको बताया भी था FRBM एक्ट के बारे में, तो ये बात कर रहे हैं कि राजकोषीय घाटा किस तरीके से थोड़ा कम किया जाए, है ना।
तो हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हमारे वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट न्यूज है मासिक चक्र में स्वास्थ्य सुविधा मौलिक अधिकार। अभी बताया गया था आपको, बताइए किस अनुच्छेद के तहत इसको मौलिक अधिकार बनाया गया है? अंडर आर्टिकल 21। बहुत अच्छा, ठीक है। वही सेम चीजें हैं, ये अलग न्यूज़पेपर, जो कि 2-3 न्यूज़पेपर हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं उसका कटिंग। ये हिंदुस्तान में ये था आया हुआ, सेम चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। स्कूल में प्रोवाइड कराना होगा सैनिटरी नैपकिन वगैरह, उन सब चीजों के बारे में यहाँ कहा गया है। अगला न्यूज है अगले महीने से बदलने जा रहा है महंगाई मापने का पैमाना। ये आप इसको VVI कह सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आने वाले कुछ एग्जाम में तो ये जरूर देखने के लिए मिलेगा। क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं उसके लिए एक बेस ईयर तैयार किया जाता है, ठीक है। बेस ईयर, वर्तमान में हमारी इकोनॉमी का बेस ईयर 2000 क्या है बताइए? 11 से 12 ठीक है। अब नहीं 11-12 भी है, फिर कुछ जगहों पे 12-13 भी है कुछ मानकों के लिए। अब लेकिन हमारी सरकार जो है ना उसको बदलने जा रही है। तो यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका बेस ईयर 2012 हुआ करता था। अब जो है सरकार इसको बदलकर 2024 करने वाली है, ठीक है, 2024। तो ये नए जो बेस ईयर है उसके बाद जो नया आंकड़ा है वो फरवरी 2026 में पहली बार आएगा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग कल ही फरवरी में आ जाएंगे, ठीक है ना, तो 12 फरवरी को हम लोगों को जो है नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नए आधार वर्ष पर आधारित जो है वो जारी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमेशा पूछा जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए हमारा बेस ईयर क्या है? तो अब जो है आप लोग 2024 बताएंगे। इतना ही नहीं, बजट के लिए भी जो हमारा एक बेस ईयर है वो भी बदलने जा रहा है। बहुत जगह तो पेपर में आया भी था ये, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको कि वो बदल के क्या कर दिया गया। आज इतना याद रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बेस ईयर बदलकर 2012 से 2024 कर दिया गया है। इसके अलावा इस आर्टिकल में और भी चीजें बताई गई हैं कि सिर्फ बेस ईयर ही नहीं बदला है बल्कि उसको नापने का पैमाना भी बदला है, ठीक है। क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं? तो खाने पीने की चीजों का अधिभार घटेगा, यानी खाने पीने वाली चीजों का जो एक इंडेक्स तैयार किया जाता था उसका अधिभार घटेगा, ठीक है। पहले 36-37 मतलब पहले जो है ना 46% तक जो है इसका वेटेज होता था, इसको घटाकर लगभग 36 से 37% कर दिया गया है। इसके अलावा ई कॉमर्स के जो आंकड़े होंगे, यानी जो हम लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट या जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके आंकड़े भी सम्मिलित किए जाएंगे इसमें। मोबाइल, इंटरनेट, ईयरफोन, फिटनेस बैंड, इन सब चीजों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि 2012 से लेकर अगर अभी की बात करिएगा 2024 की, तो आप गौर करेंगे कि एक व्यक्ति का जो आधारभूत जरूरतें होती हैं उसमें बहुत सारा परिवर्तन आया है। 2012 के आसपास इंटरनेट, ये डिजिटल वॉच, मोबाइल वगैरह इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब हर व्यक्ति के पास है। तो इस तरीके से जो है ना पैमाना चेंज हो रहा है। तो बेस ईयर याद रखिएगा 2024 हो गया है, ठीक है। और 12 फरवरी को पहला संशोधित आंकड़ा प्रकाशित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भारत हम लोगों के लिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत जो है वो अरब लीग याद रखिएगा 2014 में जो है 2014 में जब हमारी नई सरकार बनी थी मोदी जी की, तो पहली बार भारत और अरब लीग के मध्य जो है ना एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। तो उस समय ऐसा लगा था कि अरब लीग में कुल 22 देश हैं। कितने देश हैं जरूर याद रखिएगा, 22 देश हैं, अरब नेशंस, ठीक है, 22 देश हैं। तो ऐसा लगा था कि अब निरंतर जो हमारी मीटिंग होती रहेगी और अरब के जो देश हैं उनके साथ हमारी जो कह सकते हैं कि संबंध बहुत मधुर हो जाएगा। लेकिन उसके 10 साल बाद 12 साल तक जो है कोई मीटिंग नहीं हुआ, और अभी 2026 में जो है फिर से भारत और अरब लीग के मध्य जो है एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें भी सभी विदेश मंत्री ही इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो अरब लीग के जितने भी देश हैं, लगभग 22 देश हैं, इन सभी के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आएंगे, और भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री जो है उन सब के बीच जो है एक मीटिंग बुलाया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अरब लीग जो है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 सदस्य हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स निकल के आए हैं, मैं वो पूछ लेता हूँ। वेस्ट बैंक बताइए, तो वेस्ट बैंक हम लोग किस देश के साथ चर्चा में सुनते हैं? वेस्ट बैंक किस देश में अवस्थित है? फिलिस्तीन, इजराइल। बहुत बढ़िया। गाजा बताइए, गाजा क्यों चर्चा में रहा है? फिलिस्तीन का हिस्सा है, फिलिस्तीन और इजराइल के कब्जा की, बिल्कुल वॉर ठीक, उसी के तरफ। बढ़िया बढ़िया। अरब लीग समझ गए आप लोग? अरब लीग में 22 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यही सेम न्यूज है, अभी 2-3 दिन आपको ये अरब लीग देखने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ पे ये न्यूज देखिए, महमूद गजनी को भारतीय बताने पर घिरे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। हमारे लिए
विवादित चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। पहला नाम महमूद गजनी, दूसरा है हामिद अंसारी। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुके थे, ठीक है। 2016 में जो है ये अपने पद से हट गए थे, ठीक है। उसके बाद महमूद गजनी की अगर बात करें तो आपको, अगर आप मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको 3 आक्रमणकारी मिलेंगे, मोहम्मद कासिम, गजनी और गोरी। जहां तक मोहम्मद कासिम का सवाल है तो ये 712 में आक्रमण करता है, ठीक है। फिर आता है गजनबी, ठीक है। और ये इसके बारे में फेमस क्या है कि ये मतलब सबसे पहली बार तो ये 975 के आसपास आक्रमण करता है, फिर 1000 के आसपास जो फिर वो लगातार भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण करता है। और सोमनाथ पर आक्रमण जो है इसका 1026 में, ये बहुत फेमस है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है ये बताइए? गुजरात में। गुजरात में है, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद गजनी जो है ये अपने ऐसे टोटल तो 17 बार आक्रमण किया है, लेकिन सोमनाथ वाला आक्रमण जो ये किस संख्या का है उसका? 16वां 25वां नहीं, 16वां है मैडम, ठीक है। टोटल 17 बार ही आया है ना, तो 16वां आक्रमण जो था ना वो सोमनाथ वाला था। और अंतिम आक्रमण जो था उसका वो किसके विरुद्ध था? 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध, ठीक है। जाट जो हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में थे उनके विरुद्ध ही आक्रमण करता है। फिर गजनी के साथ याद रखिएगा कि कुछ विद्वान इतिहासकार भी आए थे, जैसे इसका दरबारी इतिहासकार का नाम था उतबी, ठीक है, उतबी। इसके अलावा आप लोगों ने अलबरूनी का नाम सुना होगा, तो अलबरूनी भी जो है ना ये मोहम्मद गजनी के साथ ही आया था। अलबरूनी के द्वारा किताबुल हिंद लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा अलबरूनी के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये पहला ऐसा मुस्लिम व्यक्ति था जिसने भारतीय शास्त्रों का, भारतीय जो किताब है ना, महाभारत, गीता, इन सब का अध्ययन किया था। उसके बाद अंतिम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी बताइए कब आता है? 1191 में ना। ठीक है। तराइन का पहला युद्ध जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो कब होता है बताइए? 1191, ठीक है। उसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। अभिषेक आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार रिकनेक्ट कीजिए, ठीक है। आपका आवाज थोड़ा हेजी आता है, ठीक है, ओके। चंदावर का युद्ध जो है ये किनके किनके मध्य था? एक तरफ तो गोरी था, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन था? जयचंद था। अच्छा, जयचंद, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोहम्मद गोरी था तराइन के युद्ध में, दूसरी तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज चौहान। आपको पता है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य भी संबंध था? ससुर का, बिल्कुल। संयुक्ता जो थी ना वो जयचंद की पुत्री थी, उनका विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। जी क्या बोल रहे हैं? भगा कर न ले गई थी, भगा कर ले गए थे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे चलते। अच्छा, ये पृथ्वीराज चौहान का कौन था वो इतिहासकार या कवि कौन था उसके साथ जो जुड़ा हुआ है? पृथ्वीराज रासो उसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये देखिए, ये एक न्यूज है, आपको पता होगा अजीत पवार, ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, इनका डेथ हो गया था प्लेन क्रैश में, अभी 3 दिन पहले की बात है ये, ठीक है। तो ये चुनाव प्रचार में जा रहे थे, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी यानी पंचायती राज का जो है इलेक्शन होने वाला था, तो उसी में वो प्रचार करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उनका डेथ हो गया। वो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। वर्तमान में अभी कौन है सीएम, कौन है बताइए तो? देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो एक तो एकनाथ शिंदे हैं और दूसरे थे अजीत पवार। अब चूंकि अजीत पवार का डेथ हो गया तो उनके जगह पर उनकी पत्नी है, उनका नाम है सुनेत्रा पवार। अब वो जो है यहाँ पे डिप्टी सीएम बनेंगे उनके जगह पे। और वर्तमान में सुनेत्रा पवार जो है ये राज्यसभा की सदस्य हैं। तो अब जब ये यहाँ आएंगी, महाराष्ट्र में जब आ जाएंगी और यहाँ पे जब बन जाएंगी वो डिप्टी सीएम, तो उनका पोस्ट जो राज्यसभा में खाली होगा तो उनका पुत्र है पार्थ पवार, वो उनका जगह ले लेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम लोगों को एडिशनल पता होनी चाहिए। यहाँ देखिए, इनका नाम है सुप्रिया सुले, ये अजीत नहीं, शरद पवार उनकी पुत्री है, ठीक है, शरद पवार। और ये अजीत पवार की कजन थी, बहन थी। इसके अलावा ये उनकी वाइफ है, अजीत पवार की वाइफ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। यूजीसी वाला बिल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, जब सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई गाइडलाइन देगा, कोई निर्णय देगा तो डिटेल में देखेंगे। आगे चलते हैं। मेंस्ट्रुअल हेल्थ इन स्कूल इज इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ, इस पे हम लोगों ने बात कर लिया है। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 21, ठीक है। ये द हिंदू में छपा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में है ये। अगला देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज।
शिक्षा आत्मसम्मान लाती है और जातिगत भेदभाव को नष्ट करती है। ये ज्योतिबा फुले के द्वारा बोला गया था। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इनके द्वारा कौन सा संगठन शुरू किया गया था बताइए इतिहास में? गुलामगिरी। सत्यशोधक समाज यही शुरू किए थे क्या? यस है ना, और गुलामगिरी पुस्तक था। ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं जी। तो थोड़ा सा देखिए, पीछे कर, थोड़ा सा और करियर उसको लिखना था। तो सॉरी मैम, एक सेकंड। इसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा और इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? तो आप उससे भी देख सकती हैं। आगे चले, चलिए। ये सिसरो नाम के एक विद्वान है, वेस्टर्न फिलोसफर है, उनके द्वारा कहा गया कि हम जितने ऊंचे पद पर बैठते हैं हमें उतना ही विनम्र होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग मेंस या इंटरव्यू वगैरह देंगे तो वहां आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा बोला गया था, पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम लोग विवेकानंद को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बताइए इनका नाम क्या था, ओरिजिनल नाम? नरेंद्र, नरेंद्र, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। अब इनके द्वारा जो है वहां पे शिकागो में भाषण दिया गया था। बताइए तो कब दिया गया था धर्म सम्मेलन? 1893। अच्छा, ये दूसरे धर्म सम्मेलन में भी गए थे, पता है आपको कब हुआ था ये? 1890 नहीं 1897 पेरिस में हुआ था ये, ठीक है? पहला शिकागो में हुआ था, दूसरा पेरिस में हुआ था। इसके अलावा ये कब शुरू करते हैं रामकृष्ण मिशन? इस साल 1897 में। 1897। बहुत अच्छा, ठीक है। आगे चलते हैं। सार्थक परिवर्तन का प्रतिरोध प्रगति में गतिरोध ही बढ़ाता है। मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव बदलाव अगर समाज में हो रहा होता है, ठीक है, सकारात्मक बदलाव, अगर उसका भी अगर हम लोग विरोध करेंगे तो आगे चलकर जो है ना वो हमें ही घाटा पहुंचाता है। इसलिए अगर कोई पॉजिटिव चेंजेस आए समाज में या खुद व्यक्तित्व के अंदर तो उसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। मेंस में ये काम आएगा। निबंध आप लोगों को अगर बीपीएससी फॉलो कर रहे होंगे तो पता होगा कि महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ एक ऐसे लगभग मिला जुला के देता ही रहा है ना। 68वीं में था, 69th में भी था, 70वीं मेंस में भी था। तो इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल जो है विमेन एम्पावरमेंट के लिए मिल जाएगा, ठीक है? इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है टैरिफ के बहाने ही सही हम ट्रेड डील्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो सिंपल ये समझिए कि अभी भारत जो है ट्रेड डील्स कर रहा है ना। जैसे अब मैंने बात किया था न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। इसके अलावा उधर बहुत सारी देश थे, स्वीडन था, नीदरलैंड था, इन सब के साथ भी किया है। तो ये जो लेखिका है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रहने वाली है, प्रोफेसर है वहां की। वो कह रही हैं कि भले ही ट्रंप और जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बदलाव आए हैं उसको हम लोग नकारात्मक रूप से देख सकते हैं, लेकिन भारत के लिए जो है ना एक तरीके से पॉजिटिव चीजें भी लेकर आया है कि भारत बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक भी है, ठीक है। अगला न्यूज है, डिटेल में नहीं देखेंगे इसको क्योंकि वो वही महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है डेरेक ओब्रायन। पता है आपको ये किस पार्टी से हैं? डेरेक ओब्रायन टीएमसी। बिल्कुल, ये राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के, और ये तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं, टीएमसी। ममता बनर्जी इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो डेरेक ओब्रायन बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। एक तो जब राज्यसभा का जब मीटिंग होता है, सम्मेलन, तो उसमें तो ये मुखर रहते ही हैं, बोलते ही हैं। इसके अलावा इनके द्वारा लेख भी लिखा जाता है, ठीक है। तो महिलाओं को लेकर जो है अभी जो भी विमर्श चल रहा है, जो भी मुद्दे चल रहे हैं उस पर ये लिखते हैं। आगे चलते हैं। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ नहीं था। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल मुझको मिल गया था, ठीक है ना। ये किस न्यूज़पेपर में था याद नहीं है हमको, बट देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारा देश 1947 आजादी से लेकर अब चूंकि 2026 आ गया है और हमारा बजट आने वाला है, तो हर बजट में किस तरीके से किन चीजों को प्रमुखता से किस पे बात की गई है वो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। क्या लिख रहा है? ग्रेन्स टू गीगाबाइट। ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज। गीगाबाइट बताइए किस चीज से जुड़ा हुआ है? कंप्यूटर से, है ना। तो ग्रेन्स टू गीगाबाइट अनबॉक्सिंग इंडिया थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर्स स्पीच, यानी जो हमारे वित्त मंत्री रहे थे उनके बजट स्पीच को अगर हम लोग डिकोड करें, अगर याद करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ी है। जैसे 1947 से 48 की बात करेंगे तो आर सन्मुखम चेट्टी, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूं, जैसे ये पीडीएफ बहुत क्लियर नहीं है, मैं पढ़ ही देता हूं, ठीक है ना।
आर शनमुखम चेट्टी जो थे हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, और पहला जब बजट भाषण दिए थे तो हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया था कि हम आजाद हो चुके हैं, हमारा देश आजाद हो चुका है इस पे। फिर 1951-52 जब पहला इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, उसके बाद जब यही शनमुखम चेट्टी जो थे, नहीं ये सीडी देशमुख है, ठीक है, उसके बाद सीडी देशमुख जब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे पहले, तो उनके द्वारा ना फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य आपूर्ति को लेकर बात की गई, ठीक है, खाद्य आपूर्ति को लेकर। फिर उसके बाद 1955-56 की बात करेंगे, इस समय भी सीडी देशमुख भी थे, तो इस समय प्लान्ड इकोनॉमी की बात की गई। प्लान्ड इकोनॉमी मतलब क्या, हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, तो उसमें कैसे पहले पंचवर्षीय योजना में खाद्य सुरक्षा पे बात की गई थी, दूसरे पे भारी उद्योग पे, तो उन सब चीजों पे जो है यहाँ बात की जाती है। फिर कहा जा रहा है कि हम लोग 1963-64 आते हैं, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस समय मोरारजी देसाई, वो नेशनल सिक्योरिटी यानी देश की रक्षा को लेकर जो है मुखर थे। आपको अगर ध्यान हो तो 62 में हम लोगों ने 62 में चीन के साथ युद्ध लड़ा था और 65 में पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो ये 63-64 में जो है ये नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं अपने बजट में, मतलब ज्यादा फोकस जो है नेशनल सिक्योरिटी को देते हैं। उसके बाद 1970-71 की बात करेंगे, इंदिरा गांधी जो है स्वयं उस समय हमारी वित्त मंत्री थी, तो उन्होंने सोशल जस्टिस की बात की थी। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय यानी समानता की, बराबरी की बात, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा आप लोगों को याद होगा, याद आ रहा है कुछ, इस पंचवर्षीय योजना में ये घोषणा की गई थी। पांचवी, बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए अब चूंकि क्या है ना, हम लोग इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, बट न्यूज़पेपर पढ़ने से फायदा यही है कि सडनली कब किस दिन क्या मिल जाएगा और क्या रिवाइज हो जाएगा हमारा पता नहीं होता है, तो ये एग्जाम में बहुत काम करता है, ठीक है। तो 1970-71 में हम लोग गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, सोशल जस्टिस यानी समानता की बातें करते हैं। उसके बाद 79-80 की बात करेंगे, तो चौधरी चरण सिंह इस समय में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, चौधरी चरण सिंह। और हमको पता भी है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के दिन हम लोग किसान दिवस मनाते हैं, है ना। किसान नेता थे, यूपी के ये मुख्यमंत्री रह चुके थे, इनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे ना चरण सिंह, उस समय पे रूरल फोकस किया था, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, किस तरीके से मजबूत किया जाए, वो इस चीज पर बात करते थे। उसके बाद देखिए आप गौर करेंगे 1991-92 का समय जब आया, तो उस समय पे जो है लिबरलाइजेशन, मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने। प्रधानमंत्री कौन थे बताइए, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, ठीक है, इनको भी भारत रत्न दिया गया है। तो उस समय क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को खोला गया, एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म। उसके बाद 1994-95 की बात करेंगे, तो मॉडर्न टैक्स सिस्टम यानी टैक्सेशन सुधार लाया गया कि किस तरीके से टैक्स में सुधार किया जाए। उसके बाद 1999 और 2000 की बात करेंगे, तो नॉलेज इकोनॉमी यानी ज्ञान आधारित जो है हमारा अर्थव्यवस्था हो, उसकी बात की गई थी। उसके बाद में देखिएगा तो आपको इन्फोटेक रिवॉल्यूशन है। इन्फोटेक क्या होता है, जैसे आप 2007-8 की बात करेंगे, तो उस समय बहुत तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था में डिजिटल क्रांति आई, सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा कि हमारा जो देश का सर्विस सेक्टर है बहुत अच्छा काम कर रहा है पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो या फिर वेस्टर्न इकोनॉमी, जर्मनी की बात कीजिए, कोरिया की बात कीजिए, तो हमारे देश के इंजीनियर्स वहां पे जाकर जो है अपना धमाल मचाए हुए हैं, ठीक है ना। तो वही इन्फोटेक रिवॉल्यूशन जो है वो आया। उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई, यानी ग्रामीण जो हमारी जनता है वहां पे किस तरीके से बुनियादी अवसंरचनाएं मुहैया की जाए, तो उसकी बात की गई। उसके बाद 2008-9 की बात करें तो डेप्थ रिलीज की बात की गई। डेप्थ रिलीफ मतलब कर्ज से किस तरीके से छुटकारा मिले। और फिर 2014 की बात कीजिएगा तो 2014-15 में स्मार्ट सिटीज और स्किल मिशन की बात किए। फिर 2016-17 में हम लोग फार्मर्स के इनकम को डबल करने का बात करते हैं। फिर 2017-18 की बात करें तो डिजिटल इकोनॉमी और जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी कब आया था बताइए, साल बताइए। 2017 है ना, देख रहे हैं। तो ये 2017 में हम लोग क्या बात करते हैं, 17-18 में डिजिटल इकोनॉमी और जीएसटी की। उसके बाद 2021-22 की बात करेंगे तो 2020 याद कीजिए, कोरोना का काल था, तो 2021 में वही कोरोना से जुड़ा हुआ चीज हम लोग को बजट में भी मिलता है। क्या मिलता है, हेल्थ एंड वेलबींग, यानी हमारी स्वास्थ्य को लेकर जो है क्या चुनौतियां हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाए, वो हमारे बजट का मुख्य प्रावधान था। उसके बाद हम लोग 2022-23 की बात करेंगे तो हम लोगों ने 7 प्रायोरिटीज, 7 जो है हम लोगों ने अपनी प्राथमिकताएं घोषित की और उस पर हम लोग ने काम किया। और 2024-25 की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई थी। याद आ रहा है कुछ, एमएसएमई की नई परिभाषा है ना। तो यही न्यू डेफिनेशंस जो दिए गए हैं बहुत सारे, उसका इसमें बात किया गया है। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में हम लोगों ने हमारी आजादी से लेकर 1947 से लेकर 2025 तक जो है हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से चली, कौन हमारे वित्त मंत्री थे, उसका एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है।
तो अभी देखिए थोड़ा और चला जाए या बंद किया जाए? 1 घंटा हो गया है क्लास का, आप लोग जैसा कहें वैसा करेंगे। हेलो, हाँ हाँ सर, देख लीजिए सर, करवाना है तो करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नहीं, बताइए। हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, थोड़ा और चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एलपीजी की जब बात किए थे, तो एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एक तो है होता है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या है? लिबरल हो जाना। लिबरल मतलब क्या होता है? बताइए, आप लोग बताइए, लिबरल का क्या मतलब? झुकाव। झुकाव मतलब क्या? कि थोड़ा ढीला हो जाना, ठीक है। लिबरल हो जाना मतलब थोड़ा ढीलापन होना। मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सरकारी तंत्र इतनी मजबूत थी, हमारे नियम कानून इतने मजबूत थे, हमारा लाल फीताशाही, हमारे ऑफिसर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई प्राइवेट एंटिटी कुछ नया करना चाहती थी, कोई नया रोजगार करना चाहता था, तो वो जो है ना कोई नियम जो है उसके रास्ते में आ जाता था, और वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था। तो जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया, तो इस बात की पुष्टि हुई कि हमें अपने कानूनों को थोड़ा ढीला करना होगा, तो इसी को लिबरलाइजेशन कहते हैं। फिर आया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है? निजीकरण, यानी सारी चीजों पे सरकारी हस्तक्षेप ना होकर उसको कुछ जगहों पर प्राइवेट लोगों को उसका मालिक बना देना। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी चीज प्राइवेट पार्टीज को जाएगी तो वो उसका एफिशिएंसी बढ़ाएगा, यानी दक्षता बढ़ाएगा, है कि नहीं? तो वो प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं के द्वार को खोलेंगे, और विदेशी कंपनी हमारे यहाँ काम कर सकेगी, हमारे यहाँ निवेश ला सकेगी, हमें रोजगार दे सकेगी, और हम भी किसी और देश में जाकर अपने सामान को बेच सकेंगे, वहां पे रोजगार पा सकेंगे। तो यही हमारा एलपीजी रिफॉर्म रहा। तो बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है कि आपको इस तरीके से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन दे देगा, तो यहाँ पर उसका एक स्टेटमेंट में उसका मीनिंग दे देगा और कहेगा आपको मिलान करना है, तो आपको इस तरीके से मिलान करना पड़ सकता है। तो यहाँ मीनिंग अगर समझ गए हैं तो आप अच्छे से मिला भी पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ग्लोबलाइजेशन वर्ड आया था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, इंडिया अरब लीग ब्रिजिंग कल्चर्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो इंडिया और अरब लीग के बीच जो सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आप ये बताएंगे कि ये जो इंडिया अरब लीग सम्मेलन हो रहा है, ये किस क्रम का है? पहला है, दूसरा है, चौथा है, तीसरा है? बताइए। दूसरा हो। दूसरा हो रहा है, बिल्कुल, है ना। ये सब याद रखना है, पूछता है, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि दूसरा भारत और अरब लीग सम्मेलन हो रहा है। अरब लीग में कुल कितने सदस्य हैं? 22। एक क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूं, बताएंगे क्या अरब लीग के जो देश हैं वो सिर्फ क्या अरब लीग के जो देश हैं वो सिर्फ एशिया महाद्वीप के हैं? क्योंकि अरब का जो क्षेत्र है, बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका के भी बहुत सारे देश हैं जो अरब लीग में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो एशिया और अफ्रीका सम्मिलित रूप से है, और यूरोप का भी है कुछ, बिल्कुल, टर्की वगैरह है तो कहीं ना कहीं यूरोप में आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है इसमें, ये आर्टिकल क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो वर्तमान में हुआ है ना, उससे जोड़ के बताया जा रहा है कि हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल के दिनों में बहुत सारे देशों के साथ हुआ, जैसे जापान, कोरिया, एशियान, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। तो इन सब देशों के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वो अलग अलग वित्तीय वर्ष में 19-20, 20-21, 22-23, 24-25, इन सब में किस तरीके से काम किया है, क्या हमको घाटा हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है, उसका एक मूल्यांकन करते हुए दिया है। तो हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्तमान में हाल के दिनों में हम लोगों ने किस किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला न्यूज है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, आपको पता होगा मुगल गार्डन के बारे में, जिसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया था। ये जब बसंत का महीना आता है उस समय ये अमृत उद्यान को खोला जाता है, ठीक है। तो 3 फरवरी से 31 मार्च तक जो आम लोगों के लिए खुला रहेगा। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अमृत उद्यान, पहले इसका नाम था मुगल गार्डन, ठीक है। मुगल्स का जो गार्डन होता था ना, उसका फायदा क्या, उसका 4 बाग शैली पता है क्या आपको? 4 बाग शैली क्या होता था, किसके द्वारा शुरू किया गया था ये? बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा, है ना। 4 बाग मतलब होता था कि बीच में कोई वो बनाया जाएगा मॉन्यूमेंट, यानी कोई बिल्डिंग, और उसके चारों तरफ 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से पार्क बनाया जाएगा, गार्डन बनाया जाएगा। यही 4 बाग शैली था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बांग्लादेश
ने भारत को दी सेज भूमि रद्द की। सेज भूमि क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, है ना। बिहार में जो 2 है, नवानगर और कुमारबाग में, तो बांग्लादेश में भी था। और बांग्लादेश का जो SEZ था ना, उसका बहुत सारा भूमि वो भारत को दिया गया था ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, कंपनी को स्थापित करने के लिए। लेकिन चूंकि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो रिलेशन है वो अपने निचले स्तर पे है, निम्न स्तर पे है, इसलिए वो भूमि जो था ना उसको रद्द कर दिया गया। और उसके जगह पे अब चीन जो है वो उस जगह को अधिकृत करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, और वो वहां पे डेवलपमेंट करेगा। यहाँ एक न्यूज है, 1 साल में 66 हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में हुई है, और भारत ने कहा ये बर्दाश्त नहीं। ठीक है, कौन है अभी बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष? कौन है, कौन संभाल रहे हैं? कोई नोबेल पुरस्कार विजेता। हाँ, मोहम्मद यूनुस। अभी दरोगा के एग्जाम में पूछा भी था, है ना। उनके द्वारा ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की गई थी, तो पूछा गया था कि ग्रामीण बैंकों की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा स्थापित की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है। ओके, ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। UGC नियम हम लोगों ने कवर कर रखा है, इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए, और ये लास्ट न्यूज है आज का। ये 3-4 न्यूज यहाँ से देख लेंगे, उसके बाद बाकी आगे कल देखेंगे। पहला है मणिपुर भाषा की भारतीय फिल्म बूंग। ठीक है, नाम क्या है? बूंग। किस भाषा की है? मणिपुरी की। इसको बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स में जो है बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। तो नाम क्या है? नाम है बूंग। किस भाषा की है? मणिपुरी भाषा की है। बाफ्टा में इसको जो है नॉमिनेट किया गया है, और इसकी निर्देशक हैं लक्ष्मी प्रिया देवी। ठीक है, अगला न्यूज है जापान जो है, जापान, वहां पे भारत के द्वारा जो UPI सिस्टम लाया गया है वो वहां भी लागू हो जाएगा जापान में। ठीक है, फिर अगला एक न्यूज है जसपे। जसपे नाम की एक फिनटेक कंपनी है जो 2026 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। यूनिकॉर्न, बताइए तो यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? पता है आप लोगों को यूनिकॉर्न का मतलब? कोई भी कंपनी जो है, कोई भी कंपनी जब वो 8,000 करोड़ रुपया यानी $1,000, $1 बिलियन, $1,000 है ना, इतना का जब कंपनी हो जाता है तो उस $1 बिलियन, हाँ बिल्कुल, है ना, $1 बिलियन उतनी की जब कंपनी हो जाती है तो वो जो है एक यूनिकॉर्न कहलाती है। ठीक है, तो 2026 की पहली यूनिकॉर्न बन गई है जसपे। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में अगर भारत की टोटल यूनिकॉर्न कंपनी की बात करेंगे तो टोटल 127 कंपनी ऐसी हैं जो जसपे है। IPL का एक टीम भी है जो यूनिकॉर्न है, बता सकते हैं कौन सी टीम है वो? चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत बढ़िया, चेन्नई सुपर किंग्स जो है ना वो भी एक यूनिकॉर्न है, यानी उसका जो वार्षिक वो होगा फिजिक्स वाला भी बन गया है। फिजिक्स वाला भी बना हुआ है, बिल्कुल 1 बिलियन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कुवैती दिनार, दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा। इस बार देखिए दरोगा में पूछा था ना क्वेश्चन, याद है कि नहीं? उसमें करना था ना, उसको सीक्वेंस करना था, डॉलर, कुवैती दिनार तो नहीं था, यूरो वगैरह था। ठीक है, अब आप गौर कीजिएगा कि ये सारी चीजें आप कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर हम लोग जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वे में, आपको ये सब मिलेगा। यहाँ देखिए सारा दिया हुआ है। कुवैती दिनार पहले नंबर पे है, बहरीन दिनार दूसरे नंबर पे है, ओमानी रियाल तीसरे नंबर पे है, उसके बाद ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग 5वें नंबर पे है, और इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं उसका वो भी दे दिया गया है ना, तुलनात्मक रूप से कि किस तरीके से जो है ये अर्थव्यवस्था चल रही है। तो अगर हम इस तरीके से, डॉलर कितना है अभी तो 90-92 के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, 92। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर भाई उसका एग्जैक्ट तो हमको नहीं याद है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट होती रहती है ना। ठीक है, ओके, तो देखिए अगर हम ये कह रहे थे कि इस जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं ना, न्यूज़पेपर को जैसे कवर करते हैं, तो हमारा करंट अफेयर्स तो कवर हो ही रहा है, बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन कवर हो जा रहा है। जैसे आज ही की क्लास के बारे में बात कीजिएगा तो हम लोगों ने क्या देखा, यूनाइटेड नेशंस पूरा कवर किया, फंडामेंटल राइट्स कवर किए थे हम लोग। जब हम लोग नदी पढ़ रहे थे बिहार का, तो उसमें हम लोग बहुत सारे रामसर साइट्स को मैप के थ्रू देखे, नेपाल, बंगाल, झारखंड, कौन सा राज्य कहाँ कितना सीमा साझा करता है वो देखे। जब नदी पढ़ते हैं तो उसकी सारी सहायक नदी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको करंट अफेयर्स नहीं, अगर आप इसका सही तरीके से लाभ उठाएंगे ना तो आपका स्टैटिक जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। हमको ये बताइए कि यहाँ पे जो ये चीजें दी गई हैं मुद्रा के बारे में, ये किस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं? अगर हमको पढ़ना होता तो कहाँ मिलता हम लोगों को ये? तो ऐसी क्वेश्चन जो है ना ये छूट जाती हैं, मैगजीन में नहीं मिलता ये सब, लेकिन न्यूज़पेपर को हम लोग इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही अगर देखेंगे ना तो ये सब कवर होता चला जाएगा। ठीक है,
तो हमको ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर ये हम लोग 1 महीने 1.5 महीने जैसे चल रहे हैं पूरा अगर कवर कर लेंगे ना तो आपका करंट अफेयर्स इतना मजबूत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मैगजीन भी खोलेंगे, मैगजीन भी रिवाइज करेंगे, उसमें भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको लगभग 90 से 80 से 90% चीज पहले से पता है। ये बूंग जैसी जो न्यूज देख रहे हैं ना, ये बूंग, ये सब स्पीडी में 1 लाइनर लिखा रहता है और उसको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। अब इसको हम लोग आज तो देखे ही हैं, कल जब रिवाइज करेंगे तो वहां फिर बूंग मिलेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग 5 दिन पहले शुरू किए थे, रोज मिलता है कि नहीं? यूजीसी का मामला रोज मिल रहा है। अभी तो मैंने बहुत सारे न्यूज छोड़ दिए हैं, इसको हम लोग देखेंगे तो हर चीज आपको रिपीटेड मिलेगा और जैसे ही चीजें रिपीट होती हैं वो याद होती चली जाती हैं। तो हमको तो ये बेस्ट वे लगता है, अगर आप लोग भी फॉलो करेंगे तो इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल जो है हम लोग, कल संडे है तो कल भी अगर हम लोग मिलते हैं आपको बता देंगे, अमर सर बताएंगे। तो कल जो क्लास होगा ना उसमें हम लोग चूंकि कल 1 फरवरी हो जाएगा तो हम लोगों ने जब से क्लास शुरू किया है वहां से लेकर ये पूरे जनवरी का क्विकली हम लोग डिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग अवेलेबल रहेंगे 9 बजे से तो हम लोग क्लास रखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को कुछ कहना होगा? सुबह में सर? नहीं, रात में, जब रात में मिलते हैं ना तभी। अच्छा।